हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो और हम अपना जो टॉपिक है अर्थक्वेक को शुरू करते हैं। और आज हम अपना ये टॉपिक अर्थक्वेक कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ जो आज आपका ये पीडीएफ है अर्थक्वेक का और आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ का जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगा। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जल जल्दी से जल्दी जो है अपनी क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू कर सकें। और उससे पहले मुझे एक बार बता दो कि आप सबको जो ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर है? नेट प्रॉब्लम? अजय, नेट प्रॉब्लम आपकी तरफ से है क्योंकि मेरी तरफ से नेट प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार आप अपने मोबाइल को रिबूट करके वापस क्लास ज्वाइन करो। जल्दी क्लास ज्वाइन करो, हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो चलो जो क्लास है वो शुरू करते हैं अब। तो ये जो रीसेंट व्यू थे, कल मैंने आपको रीसेंट व्यू समझा दिए थे। क्रस्ट के बारे में बता दिया था, मेंटल के बारे में बता दिया था, कोर के बारे में बता दिया था। ठीक है, ये जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसको बोलते हैं ये भी बता दिया था। अब जो हमारा है वो रह गया था कोर। तो ये हमारा जो टॉपिक 7 है, टॉपिक 7 का बस लास्ट स्लाइड है। कोर क्या होता है? देखो, सबसे जो डीपेस्ट पार्ट, जो सबसे अंदर वाला पार्ट जो है हमारे अर्थ का, उसको बोला जाता है कोर। आपके अर्थ की 3 ही लेयर है, जिसका सबसे पहला है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद है मेंटल, मेंटल के बाद है कोर। तो क्या कहते हैं, फ्रॉम द लोअर बॉडी ऑफ द मेंटल, यानी कि मेंटल की लोअर मेंटल, मेंटल की जो सबसे नीचे वाली बॉडी है वहां से शुरू होकर दो यानी कि 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 637 किलोमीटर तक आपका कोर जो है वो फैला हुआ है। और ये क्या है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर टू 10.0 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी क्या है, डेंसिटी है। याद रखना, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर।
उसके बाद जो कोर है ना, वो कोर कितना कवर करता है, 60% और 32% ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड मास। टोटल वॉल्यूम, पूरी अर्थ का टोटल वॉल्यूम का 16% और टोटल मास का 32% हमारा कौन कवर करता है, कोर कवर करता है। और कोर के भी दो पार्ट हैं, जिसमें पहला है आपका आउटर कोर और दूसरा है आपका इनर कोर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो है 5150 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है आपका आउटर कोर, और 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है आपका इनर कोर। अब ये जो आउटर कोर है ना, ये कैसी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। हिंदी में देख लो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल की निचली सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक फैला है आपका कोर। कोर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर से 10.0 ग्राम सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है। और ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% और कुल द्रव्यमान का कितना, 32% कवर करता है। और कोर के दो पार्ट है, जिसको क्या बोला जाता है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। यानी कि 2900 किलोमीटर से 5150 तक है आपका आउटर कोर, और 5150 से 6371 किलोमीटर तक है आपका इनर कोर, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आपका ये जो एस वेव होती है ना, वो डिसअपियर हो जाती है इस आउटर कोर से। क्यों डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि आपकी जो एस वेव का नेचर है ना, एस वेव आपके लिक्विड वाले जो पार्ट होता है वहां से नहीं गुजर सकती है। तो आपका ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है, इसलिए एस वेव वहां पे गायब हो जाती है। ये कहते हैं दिस मीन दैट द आउटर कोर शुड बी इन मोल्टन स्टेट। ये कहते हैं अगर एस वेव नहीं चलती है तो इसका मतलब है कि आपका जो आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। ये कहते हैं द डेंसिटी ऑफ विच इज 13.3 to 13.6 p wave travel through this zone with the speed of 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कहते हैं कि जो डेंसिटी है इस कोर की, आउटर कोर की, वो है 13.3 से 13.6 किलो 6 ये डेंसिटी है, जिसे पी वेव ट्रेवल करती है 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि इतनी उनकी स्पीड होती है। और ये भी बिलीव किया जाता है जो आपका कोर है वो किससे बना है, कोर आपका बना है लोहे से और निकेल से। और जो ये सेकंड इंपॉर्टेंट व्यू है वो ये है कि जो कोर है वो किससे, सिलिकेट से भी बना हो सकता है। और थर्ड पॉइंट ये है, इनिशियली द कोर वाज कंपोज ऑफ, और जो तीसरा पॉइंट माना गया कोर्स के रिगार्डिंग, वो ये माना गया कि आपका जो कोर है वो हाइड्रोजन से बना है, लेकिन बाद में ये जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, यानी कि चेंज हो गई इन मेटेलिक मटेरियल में किसकी वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो आपका हाइड्रोजन है मेटेलिक मटेरियल्स में चेंज हो गया। तो एक बार इसमें हिंदी में देख लो कि बाहरी कोर में जो एस तरंगे हैं, एस तरंगे गायब हो जाती हैं। इसका मतलब है कि जो बाहरी कोर है वो पिघली हुई अवस्था में है, इसलिए आपकी एस वेव गायब हो जाती है। इनका जो घनत्व है, यानी कि आपके जो यहाँ का घनत्व है वो 13.3 से 13.6 है। तो जो आपकी पी तरंगे है वो इस क्षेत्र में इतनी स्पीड से चलती हैं। ये माना जाता था कि जो आपका कोर है ना वो किससे बना है, लोहे से और निकिल से। फिर दूसरी ये बात मानी गई कि ये जो कोर है ना ये सिलिकेट से भी बना हो सकता है, आपकी कोई भारी धातु से बना हो सकता है। तीसरा ये माना गया कि जो ये कोर है ना ये हाइड्रोजन से बना है, और बाद में ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की अधिकता के कारण क्या हो गया, इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण ये धात्विक पदार्थों में ये हाइड्रोजन चेंज हो गए। तीन व्यू पॉइंट है आपके किससे रिलेटेड, कोर से रिलेटेड। अब हमारा जो ये टॉपिक था अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड वो खत्म हो गया, और हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक वो शुरू होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक की स्टडी हम किस में करते हैं, अर्थक्वेक की वेव के बारे में पढ़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले देख लेती हूँ आप लोगों को वॉइस से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं है। गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग सविता। वॉइस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे आज का जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक 8 वो शुरू कर रहे हैं हम। आपकी एंड में मैं सारी प्रॉब्लम देख लूंगी।
अब हमारा शुरू होता है कहाँ से? अर्थक्वेक से। सिस्मोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले अर्थक्वेक की जिस विज्ञान में हम भूकंप की स्टडी करते हैं उस विज्ञान को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिस्मिक वेव जनरेटेड ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। याद रखना, भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जो भूकंप आने के दौरान उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। तो याद रखना, सिस्मोलॉजी में हम अर्थक्वेक और अर्थक्वेक से रिलेटेड जो वेव्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हम जो अर्थक्वेक और उसकी वेव है उसकी स्टडी किस में करते हैं? सिस्मोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी। तो आप सिंपल सा आंसर दोगे कि सिस्मोलॉजी में हम अर्थक्वेक और उसकी वेव के उससे जो वेव जनरेट होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो ये सिस्मिक वेव है हम किसकी हेल्प से सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करते हैं? तो इस यंत्र का यह नाम जो है, याद रखना, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की हेल्प से हम सिस्मिक वेव को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो आप डायग्राम के थ्रू समझोगे, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, आपकी मान लो अर्थ के अंदर यहाँ पर एक जो भूकंप की जो तरंग है वो यहाँ से उठने लगी। तो ये पृथ्वी के अंदर वो प्लेस जहां पे अर्थक्वेक सबसे पहले उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर, उसको बोला जाता है। तो इस प्लेस को बोला जाएगा आपका फोकस, या फिर इस फोकस का दूसरा नाम है आपका हाइपोसेंटर। ठीक है, और यहां से जब ये तरंगे पृथ्वी के आउटर पार्ट पर जहां पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ये फोकस के बिल्कुल वर्टिकल होता है। इस पॉइंट को बोला जाता है एपिसेंटर। अब आपसे एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, फोकस की डेफिनेशन दे दी जाती है और एपिसेंटर की। तो फोकस वो प्लेस है जहां पे पृथ्वी के अंदर सबसे पहले जो आपकी सिस्मिक वेव है वो ओरिजिनेट होती है, वो होता है आपका फोकस, या फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और इस फोकस के बिल्कुल वर्टिकल यानी कि बिल्कुल ऊपर जहां पे ये अर्थक्वेक की वेव सबसे पहले हमारे धरती को छूती है, या धरती पर जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक आता है उसको बोला जाता है एपिसेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर इस एपिसेंटर पे भूकंप आ गया। इस एपिसेंटर के ठीक 21 मिनट बाद यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आएगा और इसको बोला जाता है एंटीपोड। ये तीन नाम है, फोकस को हाइपोसेंटर बोलते हैं, एपिसेंटर, और आपका तीसरा है आपका एंटीपोड। ठीक 21 मिनट बाद इस एपिसेंटर पे अर्थक्वेक आने के बाद ठीक 21 मिनट बाद इसके अपोजिट अर्थक्वेक की जो वेव है वो यहाँ पे आती है, उसको बोला जाता है आपका एंटीपोड। ठीक है, एक बार ये डेफिनेशन खुद से रीड आउट करो, आपको 2 मिनट का जो है टाइम दे रही हूँ। सिस्मोलॉजी, सिस्मिक वेव, और हिंदी में भी दिखा देती हूँ, ये आप हिंदी में भी देख लो, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में देख लो एक बार जल्दी से। आ गया सबको समझ में?
जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, क्या किसी को फोकस, मेरे को बताओ, क्या आपको फोकस एपिसेंटर एंटीपोड आता है 21 मिनट, 21 मिनट बाद? हाँ जी, लैंड पॉइंट एपिसेंटर और अर्थ के जो अंदर पॉइंट है वो होगा आपका फोकस या हाइपोसेंटर, और आपका अपोजिट में जो पॉइंट होगा उसको बोला जाता है आपका एंटीपोड। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये देखो यार, ये क्या कहते हैं कि जो सबसे गहरा फोकस मेजर किया गया है अभी तक, वो किया गया है 700 किलोमीटर की गहराई तक। यानी कि 700 किलोमीटर की गहराई से आपके अर्थक्वेक का जो है ओरिजिन हुआ है। अब ये देखो, द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेमर्स एंड वेव जनरेटेड ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव विच आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। ये कहते हैं कि भूकंप आने के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के झटकों और तरंगों को क्या बोलते हैं? भूकंपीय तरंगे। यानी कि जब हमारा भूकंप आता है ना, तो जब भूकंप आता है तो उस दौरान कुछ हमें झटके लगते हैं, कुछ वेव चलती हैं, उसको बोला जाता है भूकंपीय वेव, यानी कि आपकी अर्थक्वेक वेव। और इन वेव को जो है 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें है आपकी प्राथमिक वेव, सेकेंडरी वेव और आपकी है सरफेस वेव। यानी कि आपके देखो, ये समझने से पहले यहाँ पे एक बात समझो कि जो आपकी वेव होती है ना, आपकी वेव 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी बॉडी वेव और दूसरी होती है आपकी सरफेस वेव। बॉडी वेव वे वेव होते जो अर्थ के अंदर चलती है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में अंदर। ठीक है, जैसे आपका प्राइमरी वेव और आपकी सेकेंडरी वेव। सरफेस वेव वे होती हैं जो आपके पृथ्वी के सरफेस वाले भाग को टच करती है, सरफेस पर चलती हैं। इसमें है आपकी एल वेव। ठीक है, ये 3 वेव हैं आपकी, और इस सरफेस वेव में आपकी एल वेव के साथ साथ आपकी रेलिक वेव भी हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कौन सी 2 तरीके की वेव हैं। 2 वेव हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव में है आपका ये प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, जबकि आपके सरफेस वेव्स में है आपकी एल वेव। ओके, अब है ना, ये जो एन स्ट्रोलन है ना, एन स्ट्रोलन ने ये अर्थक्वेक के बारे में बताया, ये आप पढ़ लेना क्या है। हिंदी में देख लेते हैं कि भूकंप पृथ्वी की सतह का एक कंपन या दोलन है। आप बताओ, जब आप अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? एक कंपन ही तो होती है ना, पृथ्वी में एक कंपन, यानी कि एक दोलन ही तो होता है ना, यानी कि सब कुछ हिलने लग जाता है, यही तो होता है ना। जो सूर्य के नीचे या उसके नीचे चट्टान के लोचदार या जो गुरुत्वाकर्षण बैलेंस होता है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें गड़बड़ी की वजह से, यानी कि आपके अर्थ के ऊपर जो चट्टान है, अर्थ के नीचे जो चट्टान है, उनमें जब डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से आपके भूकंप आते हैं। अभी तक बस यही माना गया कि भूकंप क्यों आते हैं। ये आपकी अर्थ का ऊपर वाला पार्ट है, इसमें ये माउंटेन है, और ये आपके अर्थ के नीचे वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पे प्लेटू माउंटेन है। तो इनमें जब डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन होता है, तो उसकी वजह से आपके क्या आते हैं, उसकी वजह से आपके भूकंप आते हैं। यू गॉट इट? अब देखो, मैंने आपको फोकस बताया था, ये देखो ये होता है आपका फोकस। ठीक है, और फोकस के बिल्कुल अपोजिट, जहां पे ये अर्थक्वेक वेव सबसे पहले आपकी पृथ्वी के ऊपर जहां टच करेंगी, उसको बोला जाता है आपका एपिसेंटर।
और देखो यहाँ पे इस फोकस को दूसरा नाम क्या है, इस फोकस का दूसरा नाम हाइपोसेंटर भी है। और जहां पे सबसे पहले अर्थ पर टच करते हैं उसको बोला जाता है एपी सेंटर। और इस एपी सेंटर के ठीक अपोजिट एक पॉइंट होता है जहां पे आपकी अर्थक्वेक की वेव 21 मिनट बाद पहुंचती है, उसको बोला जाता है आपका एंटीपोड। ठीक है, ये तीनों जो आपकी चीजें, इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कहते हैं, हिंदी में देख लो, कि जब भूकंप आता है तो भूकंप मापी की मदद से भूकंपीय तरंगों को भूकंप के केंद्र पर दर्ज किया जाता है। तो आपको मैंने शुरू में बताया, ये सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अर्थक्वेक की वेव को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आपको एक बात बता दूं, जब भूकंप आते हैं तो सबसे पहले कुछ आपके छोटे छोटे ट्रेमर आते हैं जो हमें फील नहीं होते, यानी कि छोटे छोटे झटके आते हैं, उनको बोला जाता है प्रिलिमिनरी ट्रेमर। यानी कि आपके शुरुआती में क्या है, देखो, उनको बोला जाता है प्रारंभिक झटके। फिर थोड़ी सी अंतराल, थोड़े से टाइम के बाद फिर थोड़े और क्या है, आपको जो झटके है वो फील होने लगते हैं, उसको बोलते हैं दूसरे प्रारंभिक झटके। ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। और फिर लास्ट में आपकी जो है मुख्य झटके, यानी कि मुख्य क्या है, आपके मेन ट्रेमर्स जो है फील किए जाते हैं आपके। जब आपको पता लगता है अर्थक्वेक आ गया तो वो होते हैं आपके मेन ट्रेमर। आप प्रिलिमिनरी ट्रेमर और सेकंड प्रिलिमिनरी जो ट्रेमर होते हैं उनको फील ही नहीं कर पाते हैं। ये जो आपके प्रिलिमिनरी ट्रेमर और सेकंड प्रिलिमिनरी ट्रेमर है, ये सिर्फ कौन फील कर पाते हैं, जैसे आपके जानवर हैं, ये सब ही फील कर पाते हैं। आपके बिल जो रेप्टाइल्स हैं, आपके ये रैट हैं, ये अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। तो ये संकेत होते हैं आपके किसका, ये संकेत होता है आपका अर्थक्वेक के आने का। ठीक है, अब एक बात देखो, आपको भी एक बात पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ की जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, आपको पता है 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, कहीं से लिक्विड अवस्था है, कहीं से सॉलिड अवस्था है ना, कहीं से लिक्विड है, कहीं से सॉलिड है, यही है, यही है ना। ये कहते हैं जहाँ नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ में बी सक्सेसफुली ऑब्टेन ऑन बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिस्मिक वेव। ये कहते हैं कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो नॉलेज प्राप्त हुई ना, वो हमें इन सिस्मिक वेव से पता चलता है। देखो कैसे पता चलता है, कहीं हमें ऐसे पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि कहीं तो ये सिस्मिक वेव चलना बंद कर देती है, कहीं पे बहुत तेजी से चलती है। जहां पे ये चलना बंद कर देती है वहां पे तो कैसा होता है, जहां पे ये वेव चलना बंद कर देती है वहां पे होता है आपका लिक्विड फेज। लिक्विड फेज से आपकी जो एस वेव है वो नहीं गुजर सकती है। ठीक है, ये कहते हैं mainly the velocity and travel path of this wave while passing through a homogeneous solid body, but these waves are reflected and refracted while passing through a body having heterogeneous composition। ये कहते हैं कि मेनली ये जो आपकी वेव है ना, ये वेव सीधी चलती रहती है जब आपकी जो अर्थ के अंदर की लेयर है ये सेम बनी होती है, सेम मटेरियल से। लेकिन जब ये आपका जो रॉक स्ट्रक्चर है अंदर पृथ्वी के इंटीरियर का, ये हेट्रोजीनियस कंपोजिशन का, यानी कि अलग अलग मेटल से बना है, तो आपकी ये वेव क्या होती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड हो जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती हैं। हिंदी में देख लो, ये तरंगे परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और जब ये अलग अलग डेंसिटी वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है तो ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, परिवर्तित और अपरिवर्तित हो जाती हैं। ये कहते हैं इफ द अर्थ वुड हैव बीन कंपोज्ड ऑफ होमोजीनियस, ये कहते हैं कि अगर आपकी जो पूरी अर्थ का अंदर वाला भाग है, यानी कि आपका क्रस्ट मेंटल कोर अगर सेम मटेरियल से बना होता, तो आपकी जो सिस्मिक वेव है ये कोर पे, अर्थ के जो कोर है वहां पे स्ट्रेट लाइन में पहुंचती। उनमें ये जो कर्व्ड पाथ है ये तो आता ही नहीं,
लेकिन ये कहते हैं कि जो रिकॉर्ड, ये कहते हैं बट दिस इज नॉट द केस इन रियलिटी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हमारी जो ये वेव है ये स्ट्रेट आती नहीं, हमेशा कैसे आती है, गोलाई में, ऐसे अंडाकार होती हैं। ये कहते हैं कि जो सिस्मिक वेव रिकॉर्ड हुई है वो इस फैक्ट को डिनोट करती है कि ये जो वेव है इनका जो पाथ है वो क्या है, मुड़ जाता है। ये कैसे पाथ में बहती है, आपको याद रखना, ये कर्व्ड और रिफ्रैक्टेड पाथ में। कर्व्ड यानी कि आपका घुमावदार, रिफ्रैक्टेड यानी कि आपका अपनी जो ये स्ट्रेट पाथ से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये कहते हैं ये बहुत ऑब्वियस है कि जो अर्थ है वो हमारे होमोजीनियस यानी कि सेम मटेरियल से नहीं बनी है, बल्कि अर्थ की जो लेयर है उनमें वेरिएशन है, अर्थ की लेयर में डेंसिटी में वेरिएशन है, टेम्परेचर में वेरिएशन है। इसकी वजह से आपकी जो ये वेव चलती हैं ये आपकी कर्व्ड और रिफ्रैक्टेड पाथ में चलती हैं। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना। ठीक है, यही 2 पॉइंट है कि यदि पृथ्वी समरूप ठोस पदार्थों से बनी होती तो जो भूकंपीय तरंगे हैं वो सीधे पथ से पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दर्ज की जो भूकंपीय तरंगे हमने जो रिकॉर्ड किया वो ये दर्शाती हैं कि ये जो तरंगे हैं वो शायद ही कभी सीधे रास्ते का अनुसरण करती हैं, बल्कि वे कैसा अनुसरण करती है, घुमावदार और अपरिवर्तित पथ अपनाती है। और इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी समरूप पदार्थों से बनी नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर घनत्व की भिन्नताएं हैं। यानी कि पृथ्वी आपके सेम मटेरियल से बनी नहीं है, बल्कि उसमें डेंसिटी घनत्व की क्या है, वेरिएशंस मिलती हैं, भिन्नताएं मिलती हैं। ओके, अब ये कहते हैं कि कहाँ पे आपकी जो सिस्मिक वेव है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, यानी कि वो जिस डायरेक्शन से आ रही थी उससे क्या है, डेविएट हो जाती है, ऐसे हो जाती है, उसका जो रास्ता वो चेंज हो जाता है। तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जहां पे डेंसिटी में जो है चेंज आता है वहां पे ये जो सिस्मिक वेव है वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये कहते हैं अगर थोड़ा बहुत भी डेंसिटी में चेंज होता है अर्थ के इनसाइड, उसकी वजह से जो हमारी ये वेव है वो कर्व्ड पाथ को फॉलो करती हैं, और ये क्या करती है, इस वजह से जो हमारी ये सिस्मिक वेव है वो कनकेव हो जाती है अर्थ सरफेस के। कनकेव कैसे, ऐसे, ये होता है आपका कनकेव। ठीक है, अब ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, दैट एस वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, कि आपकी जो एस वेव है वो लिक्विड, जो पार्ट अर्थ के अंदर लिक्विड अवस्था में होगा वहां से आपकी एस वेव गायब हो जाती हैं। इसलिए आपकी जो एस वेव है वो कहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं, 120 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर एंड पी, और यहाँ पे आपकी जो पी वेव है वो क्या हो जाती है, वीकेंड। ये जो 120 डिग्री है एपी सेंटर से, ये एस वेव का क्या है, शेडो जोन है। ये किसने बताया, आपके ओल्डेम ने बताया है कि जो एस वेव है 120 डिग्री एपी सेंटर से लेके 120 डिग्री तक क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, और पी वेव इस 120 डिग्री पर क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। अब एस वेव गायब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि एस वेव कैसी अवस्था में, आपकी लिक्विड अवस्था में है। यानी कि ये जो आपका एपी सेंटर से 120 डिग्री वाला पार्ट है ये लिक्विड अवस्था में है, इसलिए आपकी जो सिस्मिक वेव में एस वेव है वो यहाँ से गायब हो जाती है, और पी वेव आपकी कैसी हो जाती है, पी वेव की स्पीड कम हो जाती है। याद रखना कि जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके घनत्व परिवर्तन वाले स्थानों पर जो वेव है वो क्या हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए क्या है, एक घुमावदार पथ का अनुसरण करती है, नियमित पथ में नहीं चलती हैं, और इस प्रकार जो आपकी ये वेव है वो अवतल हो जाती हैं। और ये कहते हैं कि जैसा कि पहले कहा गया है, जो एस तरंगे हैं वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं,
और भूकंपीय तरंगों के बहुत गहन अध्ययन के बाद जो आपके ओल्डम है, उन्होंने 1909 में ये बताया कि जो भूकंप है, भूकंप के केंद्र से 120 डिग्री की कोणीय दूरी पर जो एस तरंगे है वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये पार्ट क्या आपके लिक्विड फेज में है, और इस पार्ट में पी तरंगे क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, मुझे पता है इसमें थोड़ा सा जो आपकी थ्योरी है वो ज्यादा है, बट आपको ये थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ काजल, बिल्कुल जो पी एल एस तरंगे हैं वो इसी में आएंगी, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और आपकी लव वेव। ठीक है, बिल्कुल अजय, 103 डिग्री से 145 डिग्री का जो एरिया है वो आपके जो ये एस वेव है उनका शेडो जोन बोला जाता है। ओके, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आया ना? ये जो आपको पॉइंट दे रखे हैं ना, ये आपको करने हैं, लिखने हैं, पॉइंट में ही लिखना, नहीं तो आपको जो है अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कहते हैं इट इज एविडेंट फ्रॉम द एस दैट एस वेव आर टोटली एब्सेंट इन द कोर ऑफ द अर्थ। ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल साफ हमें दिखता है कि जो आपकी एस वेव है वो अर्थ के कोर में बिल्कुल क्या है, टोटली एब्सेंट है, वे वहां पे पहुंचती नहीं है। और ये किससे पता चलता है? इट अपियर्स फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट देर इज अ कोर इन लिक्विड स्टेट। अब मैंने आपको बताया था जब कोर बताया था कि कोर के दो पार्ट है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आपका आउटर कोर है वो कैसी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है, तो इसकी वजह से ये इस लिक्विड पार्ट को पार ही नहीं कर पाती कि ये अंदर वाले कोर के सॉलिड पार्ट में जा सके, इसलिए एस वेव कोर में क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये कहती हैं बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग, और इस फाइंडिंग के बेस पे जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं, क्या फाइंडिंग, कि जो आपकी एस वेव है, एस वेव आपके कोर में नहीं मिलते, तो इस बेस पे साइंटिस्ट ने ये लगाया कि जो आपका आयरन और निकल है वो क्या होता है, आयरन एंड निकल ऑफ कोर ऑफ अर्थ में बी इन लिक्विड स्टेट। तो ये कहते हैं कि आपका जो कोर बना हुआ है वो आयरन और निकिल से बना हुआ है, जिसकी वजह से कोर जो है वो लिक्विड अवस्था में है, इसलिए वहां पे आपकी जो एस वेव है वो नहीं पहुंच पाती। ठीक है, हिंदी में भी देख लो कि ये स्पष्ट है कि पृथ्वी के कोर में एस तरंगे पूर्णतः अनुपस्थित है, और इस अवलोकन से प्रतीत होता है कि तरल अवस्था में एक कोर है जो अधिक गहराई पर स्थित है, पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर। ठीक है, और वहां पे आपकी जो एस वेव है वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपका आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है। क्यों? क्योंकि ये जो कोर है वो लोहे और निकिल का बना हुआ है, इसलिए वो तरल अवस्था में हो सकता है। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर हम इफ वी स्टडी द नेचर, अगर हम नेचर कैरेक्टरिस्टिक और सिस्मिक वेव की वेलोसिटी यानी कि स्पीड के बारे में पढ़ें, तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं, डेंसिटी जोन, यानी कि कहीं पे डेंसिटी ज्यादा, कहीं पे डेंसिटी कम। जैसे जैसे ये है आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे ऐसे आपकी जो डेंसिटी है उसमें भी वेरिएशन मिलते हैं। और ये कहते हैं कि जो ये डिटेल स्टडी है सिस्मिक वेव की, ये जो डिफरेंट एपी सेंटर है पूरे वर्ल्ड में, इसका जो डाटा वो ये रिवील करता है कि जो आपका सिस्मिक वेव है विच आर सिमिलर टू पी एंड एस वेव बट विद स्लोअर रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा वेव्स हो रहे हैं जो कि आपकी पी और एस वेव की जैसी हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम है। और ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इट इज नोन फैक्ट दैट वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव
changes only when there are change in density of rocks। याद हाईलाइट कर लेना इस बात को कि आपकी जो सिस्मिक वेव की स्पीड है वो तभी चेंज होगी जब आपकी रॉक्स है, रॉक्स की डेंसिटी में चेंज होगा तो ही आपकी जो सिस्मिक वेव है उनकी स्पीड में चेंज होगा। यह ज्ञात तथ्य है कि भूकंपीय तरंगों का वेग तभी बदलता है जब चट्टानों के घनत्व में यानी कि डेंसिटी में क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपका अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक की मूवमेंट बता रखी है, आपका फोकस, हाइपोसेंटर, ये एपिसेंटर, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है अर्थक्वेक का, तो ये सब आपको अभी बताया जाएगा। आपको बस अभी तक ये डेप्थ, आपको फोकस, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, एंटीपोड के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपके अर्थक्वेक के आने के क्या क्या रीजन है, ये रीजन आपको लिखे हुए, ये रीजन याद करने हैं। सबसे पहले वोल्केनिक एक्टिविटी। अगर आपका कोई किसी जगह पे ज्वालामुखी फटता है तो उस ज्वालामुखी के फटने के कारण आसपास के इलाके में क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका वोल्केनिक अर्थक्वेक। उसके बाद आपका फोल्टिंग, फोल्टिंग यानी कि जब दो प्लेट, या तो एक प्लेट ऊपर उठ रही है या एक प्लेट जब नीचे धस रही है, तो इस प्लेट के ऊपर उठने या नीचे धसने की वजह से क्या होता है, आपके भूकंप आते हैं, उसको बोलते हैं फोल्ट अर्थक्वेक। उसके बाद बोलते हैं आइसोस्टेटिक डिस्टरबेंस। आइसोस्टेटिक डिस्टरबेंस का मतलब है कि ये आपकी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाले पार्ट, आपकी अर्थ के ऊपर वाले पार्ट और अर्थ की जो नीचे वाले पार्ट है, इनमें जब अनबैलेंस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, यानी कि इनमें जो ये डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है ऊपर वाले पार्ट यानी कि अर्थ के, हमने थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी पढ़ी है ना, उस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी में मैंने बताया कि आपके पृथ्वी के ऊपर ये जो आपकी पपड़ी है, इस पपड़ी के ऊपर जो माउंटेन है और इस पपड़ी के नीचे जो आपके क्या है, आपके लैंड फॉर्म्स हैं, उनके बीच में जो बैलेंस होता है उसको बोला गया आइसोस्टेसी। लेकिन जब इनके बीच में डिसबैलेंस हो जाता है तो उसको बोला जाता है आपका आइसोस्टेटिक डिस्टरबेंस। उसके बाद है आपका हाइड्रोलोड। हाइड्रोलोड का मतलब है कि जैसे आपका डैम वगैरह बना दिए जाते हैं तो उस डैम वगैरह के बनाने की वजह से भी आसपास के एरिया में क्या आ जाता है, आपका अर्थक्वेक आ जाता है। ये देखो कंप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पे जब दबाव अत्यधिक पड़ता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि जब प्लेट या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी भूकंप आते हैं, और जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो तब भी भूकंप आते हैं, तो इनको बोला जाता है आपका प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो ये रीजन है जिनकी वजह से आपके अर्थक्वेक आते हैं। ये टाइप नहीं अर्थक्वेक है, सिर्फ रीजन है कि वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, ज्वालामुखी फटेगा तो अर्थक्वेक आएगा। कोई आपके माउंटेन जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं शिफ्ट, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। अगर इनबैलेंस क्रिएट होता है ऊपर खड़े पार्टों में और नीचे वाले भागों में, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। आपके डैम वगैरह बनाने की वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये सारे जो रीजन है ये आपको याद रख लेने हैं। आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है आपके वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या टाइप है जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी अभी अभी। सबसे पहला है आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक भूकंप कौन से होते हैं, यानी कि जब चट्टानों के फिसलने के कारण, यानी कि आपका जब जो प्लेट है, प्लेट मूवमेंट करती है तो उसकी वजह से जो रॉक्स है, रॉक्स में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और आपका अर्थक्वेक आता है। उसके बाद आपका ज्वालामुखी भूकंप, यानी कि आपका जो ये ज्वालामुखी गतिविधियां हैं उसके कारण जो ये विस्थापन होता है, या आपके जो सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं वहां पे आपके क्या आते हैं, आपके भूकंप आते हैं।
उसके बाद थर्ड है आपका कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक का मतलब है यानी कि आपका पतन भूकंप, जहां पे आप माइनिंग का काम बहुत ज्यादा कर रहे हो। जब माइनिंग का काम बहुत ज्यादा करते हो तो इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जो आपका नैनीताल है, नैनीताल की जो पहाड़ियां हैं उनका जो माइनिंग का काम है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो पहाड़ियां ये अंदर से खोखली हो गई हैं। तो अभी जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये पाया है कि ये जो आपकी नैनीताल की पहाड़ियां हैं ये कभी भी गिर सकती है, क्योंकि माइनिंग का काम बहुत ज्यादा हो गया है वहां पे, जिसकी वजह से ये जो पहाड़ी ये अंदर से खोखली हो गई हैं। और सेम कंडीशन नैनीताल में ये कब हुई थी, 1998 में ये नैनीताल की जो पहाड़ियां हैं 1998 में गिर गई थी और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। क्यों? क्योंकि हम माइनिंग का काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, नेचर को नहीं देख रहे, जिसकी वजह से इन खड़ी हुई पहाड़ियों में और नीचे वाले एरिया में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और आपका क्या आ जाता है वहां पे भूकंप, और बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया हो जाता है वो। अब है विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप यानी कि जब हम कोई परमाणु परीक्षण करते हैं तो उसकी वजह से आपके भूकंप आते हैं। जैसे आपने सुना है ना हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने वे परमाणु बम गिरा दिए थे, तो आज तक उसका इफेक्ट वहां पे पड़ता है और वहां पे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा क्या फट गया, ज्वालामुखी से भी बहुत कुछ ज्यादा बड़ा चीज फट गई, जिसका असर आज भी लोगों पे दिखता है। उसके बाद आपके रिजर्वियर अर्थक्वेक, ये कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे आपके बहुत बड़े जो ये डैम वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहां पे आपके ये इस तरीके के अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ये देखो टाइप ऑफ अर्थक्वेक में आपके टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक और कोलैप्स अर्थक्वेक। आपने देखिए ना ये जो बिल्डर्स क्या करते हैं, जो ये खड़ी खड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इनको ऐसे नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, नीचे जब ये बिल्डिंग गिरती है इतना ज्यादा इसमें कंक्रीट होता है, तो ये आपकी अर्थ जो अर्थ पे आके लगता है और आपका क्या आता है, भूकंप आता है। ओके, अब देखो ये तो थे आपके अर्थक्वेक के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब गहराई के बेस पर, गहराई के आधार पर आपके जो अर्थक्वेक है उसके तीन टाइप हैं, शैलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और डीप अर्थक्वेक। अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ कि जब आपकी कन्वर्जेंट प्लेट होगी तब कौन से अर्थक्वेक आएंगे, तब शैलो अर्थक्वेक होंगे, इंटरमीडिएट होंगे या डीप फोकस होंगे। वही अगर आपकी डाइवर्जेंट प्लेट होगी तो तब कौन से आपके अर्थक्वेक आएंगे, जल्दी से मेरे को आंसर देके बताओ। पहले आपका मैं जो ये आंसर है वो देखूंगी। सीक्वेंस तो यही है अजय, सीक्वेंस जो है ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है अर्थक्वेक के ओरिजिन होने का कि आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस कुछ नहीं है। हाँ सविता, ये जो आपकी वेव है ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने बस मेन मेन पढ़ा है। पी का होता है प्राइमरी वेव, और इस प्राइमरी वेव को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हो, साउंड वेव भी बोलते हो। उसके बाद होते हैं आपकी सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव को आप ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हो। उसके बाद थर्ड है आपकी एस वेव को सॉरी एल वेव को आप लव वेव भी बोलते हो। ये जो सीक्वेंस है ना अजय, इसका कोई रीजन नहीं है, अर्थक्वेक के बहुत सारे रीजंस है। ऐसा नहीं है कि एक अगर एक चीज हो गई तो उसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आता है, नहीं, बहुत अलग अलग चीजें होती है और उन अलग अलग चीजों की वजह से आपके जो है अर्थक्वेक आते हैं पृथ्वी पर। ओके, ये सबको पहले मेरे को ये बात बताओ, जब आपकी कन्वर्जेंट प्लेट होगी तो कौन से अर्थक्वेक आएंगे, और जब आपकी डाइवर्जेंट प्लेट होगी तो कौन से अर्थक्वेक आएंगे। कन्वर्जेंट प्लेट जब होगी तो क्या आपके शैलो अर्थक्वेक आएंगे या डीप फोकस अर्थक्वेक आएंगे, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ इसका आंसर। जब तक आप कमेंट करके नहीं बता देते हो तब तक हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरे को पहले देखना है कि आपने प्लेट टेक्टोनिक कितना रिवाइज किया है।
ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ये आपका प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से है। हिंदी में ये है कि जब आपका अभिसारी प्लेट होंगी, अभिसारी प्लेट किनारा होगा, तब आपका किस तरीके का भूकंप आएगा, उथले भूकंप या गहरे भूकंप। और वही जब आपकी अपसारी प्लेट होंगी तब आपका किस तरीके का भूकंप आएगा, उथला भूकंप या गहरे भूकंप। ये मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक में समझाया था। किसी को भी नहीं पता है। मैंने बताया था आपको, जब आपकी कन्वर्जेंट प्लेट होगी, यानी कि दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आएंगी तो तब आते हैं आपके डी फोकस अर्थक्वेक। और जब आपकी डाइवर्जेंट यानी कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो तब आते हैं आपके शैलो अर्थक्वेक, यानी कि कम गहराई वाले जो अर्थक्वेक आते हैं, कम गहराई से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। ये मैंने डिफरेंस बताया था आपको। और मैंने शुरुआत में अभी जब हमने पढ़ा तभी मैंने बताया था कि अभी तक सिर्फ कितनी गहराई का पता लगा अर्थक्वेक, और सबसे ज्यादा जो गहराई वाला अर्थक्वेक है वो है 700 किलोमीटर। तो 0 से 700 किलोमीटर के बेस पे, गहराई के बेस पे तीन तरीके के अर्थक्वेक है, शैलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और डीप अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक में 0 से 50 किलोमीटर गहराई वाले हैं, इंटरमीडिएट में 50 से 250 और डी फोकस में 250 से 700 किलोमीटर गहरे। ठीक है, ये देखो आपके उथले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप। उथले भूकंप की गहराई 0 से 50, मध्यवर्ती भूकंपों की गहराई 50 से 250 और गहरे भूकंपों की गहराई 250 से 750। ये अपना साइड में नोट्स बनाओ तो लिख लेना। ये देखो, ये मैंने आपको लगा रखा है शैलो फोकस, यहाँ पे शैलो आएगा और यहाँ पे जो ये प्लेट बिल्कुल नीचे चली जाएगी, यहाँ पे आपका डीप फोकस आएगा। जो आपको समझाया वो याद रखना। आप देखो ये है आपकी सिस्मिक वेव के टाइप जो भी आप पूछ रहे थे। सबसे पहले है आपकी पी वेव, पी वेव के बाद आपकी सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव के बाद आपकी लव वेव और लव के बाद आपकी रेलेग वेव। ये बीच में बेशक से लाइन लगा लो और लाइन लगा के कर लो। ये है आपकी बॉडी वेव और ये है आपकी सरफेस वेव। बॉडी वेव में आती है आपकी पी वेव और एस वेव, और सरफेस वेव में आती है आपकी लव वेव और रेलेग वेव। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम भी देख लो। बॉडी, ये है आपकी बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव, पी वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एस वेव को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। और ये आपकी सरफेस वेव में है रेलेग वेव और लव वेव। अब पढ़ते हैं इन प्राइमरी वेव के बारे में। इनके जो दूसरे नाम है ना, ये नाम याद रखना, ये भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। जो प्राइमरी वेव हैं, प्राइमरी वेव को लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव या सिंपली पी वेव भी बोला जाता है। और इनको हम, ये साउंड वेव की तरह होती है इसलिए इनको साउंड वेव भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो पी वेव है, पी वेव ट्रेवल बहुत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड होती है आपकी पी वेव की, और ये सॉलिड मटेरियल से भी पास कर सकती है, लिक्विड से भी और गैसियस से भी। ठीक है, तो दिस ऑल्सो पास थ्रू लिक्विड मटेरियल। लेकिन जब ये लिक्विड मटेरियल से जाएंगे इनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये है आपकी प्राइमरी वेव के बारे में। उसके बाद आपकी सेकेंडरी वेव, इनको हम ट्रांसवर्स या डिस्टोर्शनल
या आप एस वेव भी बोल सकते हो। और जैसे ये कैसे चलती है, आपके पानी में रिपल्स, जैसे सांप चलते हैं वैसे ये रिपल से बन जाते हैं ना, ऐसे। तो इनकी जो आपकी ये कैसी बनती है, ये वाटर रिपल की तरह, ठीक है। और कैसे बनती है, ऐसे राइट एंगल पर, राइट एंगल पर बनती हैं, रेज के राइट एंगल पर, ठीक है। ये होती है आपकी सेकेंडरी वेव। ये आपकी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य या संपीड़न तरंगे या पी तरंगे भी कहा जाता है, और इनको जो है ध्वनि तरंगे भी बोला जाता है, क्योंकि ये साउंड वेव के जैसे ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती है, जिसमें कण किरण के प्रसार की रेखा से इधर उधर दोनों ओर गति करते हैं, ठीक है। और ये आपका ठोस जो स्टेट है उससे भी, और लिक्विड और गैसीय स्टेट से भी गुजरते हैं। उसके बाद आपकी द्वितीय तरंगे, जिन्हें अनुप्रस्थ या विकृत और जिसे एस तरंगे भी कहा जाता है, और ये पानी की लहरों के जैसे चलती हैं और राइट एंगल पर बनती हैं। अब लास्ट में है आपकी एस वेव। एस वेव लिक्विड मटेरियल से पास नहीं हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपकी सरफेस वेव। सरफेस वेव को हम लॉन्ग पीरियड वेव या एल वेव भी बोला जाता है, और ये सिर्फ किसको अफेक्ट करती है, सरफेस, हमारे अर्थ के सरफेस को, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं दिस वेव कवर, और ये सबसे ज्यादा जो लंबा डिस्टेंस है वेव, ये एल वेव, ये सबसे लंबा डिस्टेंस जो है कवर करती है, क्योंकि ये आपके अर्थ के कोर से अर्थ के क्रस्ट तक आती हैं। इनकी जो स्पीड है ये पी और एस वेव से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा विनाशकारी और ध्वंसकारी है आपकी सरफेस वेव यानी कि एल वेव। एस तरंगे आपको पता है लिक्विड स्टेट से होकर नहीं गुजर सकती हैं, और आपकी सतही जो तरंगे होते हैं इन्हें लंबी अवधि की तरंगे या एल तरंगे भी बोला जाता है, और ये सिर्फ जो पृथ्वी की सतह होती है उसको प्रभावित करते हैं, कम गहराई पर ये खत्म हो जाती हैं। इनकी जो गति वो पी और एस तरंगों की तुलना में धीमी होती है, लेकिन ये सबसे अधिक हिंसक और विनाशकारी होती हैं, ठीक है। अब ये बता रखा है आपको शेडो जोन। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, और आपको जो ये एल वेव है ये समझ में आया। आई नो आज के लिए थोड़ा जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है वो ज्यादा हो गया है, बट क्योंकि अर्थक्वेक से जो थ्योरी आती है वो स्टेटमेंट से आपकी थ्योरी आती है, इसलिए आपको ये जो थ्योरी है वो स्टेटमेंट में जो है करनी पड़ेगी। ओके, सबको क्लियर है ये, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और आपका लव वेव, यानी कि आपकी बॉडी वेव और जो सरफेस वेव है, ये आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। और आपको इनके जो ये दूसरे नेम हैं, जैसे प्राइमरी वेव को आप ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, सॉरी, प्राइमरी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, और प्राइमरी वेव को आप साउंड वेव भी बोलते हैं। वही आपकी जो सेकेंडरी वेव हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। इनके जो नाम है ये आपको याद रखने हैं। और आपकी जो एल वेव है इनको हम लॉन्ग पीरियड वेव बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा कैसी होती हैं, ध्वंसकारी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एपी सेंटर पे सबसे ज्यादा जो विनाश करती है वो करती हैं आपकी एल वेव, क्योंकि सब बेशक से इनकी स्पीड कम हो लेकिन ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करती हैं आपके अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आपका जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगी। हाँ, विनाशकारी वेव है आपकी एल वेव।
ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको टॉपिक क्लियर है? होती है बेटे। अभी आपकी यूट्यूब पर मैथ की क्लास है 9 बजे, अगर आपने जो बैनर देखा हो वो देखो और क्लास ज्वाइन करो। अभी मैथ की क्लास है आपकी, 9 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। और मेरे को एक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि मंडे से आपकी जो अब क्लास है वो यूट्यूब पर नहीं होंगी। आपकी जो क्लास है वो अब ऐप पर ही हुआ करेंगी, और हमारा जो टाइम है वो 8 बजे ही रहेगा। और आपकी जो मैथ की क्लास है वो होती है, ऐसा नहीं है कि मैथ की क्लास नहीं होती। आप बैनर देखा करो। आपकी जो मैथ की क्लास का टाइम है वो 9 बजे है, और आज के बाद जो अ, इस हफ्ते ही हमारी यूट्यूब पर क्लास फ्री रहेंगी, उसके बाद जो यूट्यूब की क्लास है वो फ्री नहीं रहेंगी। अब जिनके पास एक्सेस है सिर्फ वही क्लास देख पाएगा, और वो आपकी जो क्लास है वो यूट्यूब पर नहीं है, ऐप पर होंगी। और ऐप पर हमारी जो क्लास है वो डेली 8 बजे होंगी। अब आप सब लोग जो है क्लास लीव कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं कल कल इसी टाइम पे 8 बजे। 8 से 9 बजे हमारी क्लास होगी। नहीं काजल, मंडे ट्यूसडे की यूट्यूब क्लास नहीं है, ऐप पर ही होगी। आप पहले मंडे ट्यूसडे को ऐप पर क्लास नहीं होती थी ना, तो वो अब ऐप पर क्लास होंगी। तो अब आप क्लास लीव कर दो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। और आप अपने जो नोट्स है वो बना लो। थैंक यू सो मच।